तो ये जो आर्ग्यूमेंट अभी आज हमारे सामने रखा जाता है कि विष्णु का अवतार है, वो 1895 में ही कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो एग्जिस्टिंग टेम्पल्स है, ये मैंने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस निकाला है, 1895 में ये लीगल कंट्रोवर्सी पहले ही खत्म हो चुकी है कि जो तारा देवी, वागेश्वर देवी और सावित्री देवी के जो भी वो 5 पांडव का जो टेम्पल है, वो सारी की सारी मूर्तियां बुद्ध की मूर्तियां हैं। बुद्ध की मूर्तियों को इन्होंने पूरा कवर करके ये बोल रहे कि ये 5 पांडव है, इनकी देवियां है, जो गलत बात है। ये पर्टिकुलर अप्रोप्रिएशन है और डिस्ट्रक्शन है। इंस्टॉलिंग शिवलिंग इन अ रूम इज इटसेल्फ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये सब वायलेशन इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ये बोलता है कि आपको हेरिटेज मेंटेन करनी है, प्रिजर्व करके रखनी है। अगर कोई और आके कब्जा कर रहा है तो आप उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लीजिए, आप उनके अगेंस्ट प्रॉपर पिनल कोड के अंदर एक्शन लीजिए, लेकिन आप उनको कंटिन्यू वो करने दे नहीं सकते। अदर टेम्पल्स का भी हम लोग जिक्र करते हैं कि भारत में इतनी सारी डिफरेंट विरासत है, लेकिन महाबोधि में जो रिकॉर्ड्स है वो हम देख पा रहे हैं, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है अवेलेबल है कि बुद्ध के टाइम से ही उस पर्टिकुलर जगह का हमें रेफरेंस मिलता है हमेशा से। ये हमें अवॉइड करना है कि कोई भी पिंड या कोई भी हिंदू डेटी बोध गया के अंदर की जो गर्भगृह है, हम बोलते हैं, वहाँ पे रखा जाए, क्योंकि अभी उन्होंने एंक्रोचमेंट शुरू कर दिया है। वो एंक्रोचमेंट हम लोग कैसे रोक सके, इसके लिए इंटरनेशनल लॉ का और स्पेशली इंटरनेशनल मैकेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इन दिनों महाबोधि महाविहार का आंदोलन काफी उफान पर है। महाबोधि महाविहार के संदर्भ में कुछ लीगल पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान, खास मेहमान हैं असंग वानखेड़े जी। असंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। असंग को तो वैसे आप जानते ही हैं। असंग ने जो किताब लिखी है राउल्टेज यूके बुक, जिसको एक कंपलसरी बुक के तौर पे जो है, रेफरेंस बुक के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट ईयर में बार काउंसिल ने रिकमेंड किया है, और ये बुक जो है पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में, और लीडिंग एक्सपर्ट है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है विशेषतः ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड में। यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इनकी सेवाएं ली गई, और ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इनके जो नेतृत्व में वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ, इन्होंने जो अपनी बातें रखी, इसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक लॉ के तौर पे बना हुआ है। तो असंग इन दिनों भारत में है, और आज हमसे चर्चा करने के लिए खास वो यहाँ पे आए हैं। महाबोधि आंदोलन के संदर्भ में और एक बात मैं आपको कह दूं कि 1942 में AICC का जब अधिवेशन था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, तब महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने महाबोधि महाविहार का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस समय उस मुद्दे को तरहीज नहीं दी गई थी, और उन्हें कहा गया था कि आप जो है रिजाइन करें आपकी पोस्ट से। इसके बाद ये मुद्दा महात्मा गांधी के पास पहुंचा, और महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारत को आज़ादी मिलने दीजिए, इसके बाद हम इस मुद्दे पर ये जो महाविहार है वो बौद्धों को सौंप देंगे। इसके बाद का घटनाक्रम हम सबको पता है कि अनागरी धम्मपाल जी के संघर्ष के कारण 1949 का BT एक्ट बना, लेकिन इसमें जो है 4 प्रतिनिधि हिंदुओं के होते हैं और 4 बुद्धिस्ट होते हैं। हिंदुओं के मतलब विशेषतः ब्राह्मण्स प्रतिनिधि होते हैं। तो इन सारे घटनाक्रम के बीच ये जो एक्ट बना है, ये एक्ट को कैसे रिपील किया जाए, नया एक्ट कैसा बने, इंटरनेशनल लॉ का इसमें क्या रोल हो सकता है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में केस चल रही थी, एक PIL खारिज भी हुई थी। इसके बावजूद इस केस में इसके लीगल पॉइंट्स क्या सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। असंग, जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों भारत में काफ़ी आंदोलन तेज हो चुका है, और बोध गया में ही काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विशेषतः भिक्खु लोग। और इवन इस बार मैंने देखा है कि अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मतवादी जो बुद्धिस्ट होते हैं, वो त्रिपुरा के हो, अरुणाचल के हो, आसाम के हो, दार्जिलिंग के हो, वो सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन भारत में दिक्कत ये है कि इसके लीगल पॉइंट्स के संदर्भ में कोई खास चर्चा नहीं होती। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये एक्ट रिपील हो जाना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं समूचे इस आंदोलन को और इस मूवमेंट को, और आपने कुछ प्रेजेंटेशन भी बनाया है, तो इस संदर्भ में हमें विस्तार से बताइए। जी, शुक्रिया अमन जी, और सबको नमो बुद्धाय और जय भीम।
आज का जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो फोकस करता है इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन पे। ओके। और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अभी जो करंट कंडक्ट है बिहार गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का वो कैसे इंटरनेशनल लॉ का ऑब्लिगेशन जो हमारे ऊपर है उसको वॉलेट करता है। दूसरी चीज़ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि जो आपने सही से बोला कि 2012 की जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में बनते सुरेश देसाई जी ने जो डाली है 10 साल में उसके ऊपर एक भी हियरिंग नहीं हुई। राइट। तो ये सवाल काफी वाजिब है कि मैं इसमें और क्या नए तरीके से बता रहा हूँ इस लीगल पॉइंट में। ऑफ कोर्स ये प्रेजेंटेशन इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे समाज का और स्पेशली जो ग्रास रूट्स पे और बोध गया में हमारे भिक्खू जी है और उपासक उपासिकाएं जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हम कैसे मार्गदर्शन कर सके और एक लीगल एक्यूमेंट से हम लोग ये लड़ाई कैसे लड़ सके। ओके जी नेक्स्ट स्लाइड। सो महाबोधि बुद्ध विहार जो कॉम्प्लेक्स है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राइट। जी 2002 में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और एक बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलने के बाद में द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इफेक्टिव एंड एक्टिव मेजर्स। इफेक्टिव और एक्टिव मेजर्स इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा लेनी चाहिए उसके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। ओके। सो ये मुद्दा ये इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। 1972 में ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जिसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को नामांकित किया जाता है उसके लिए वो वर्ल्ड लेवल पे पास हुआ था। ओके। इंडिया ने 1977 में उसको रेटिफाई किया। अब रेटिफिकेशन प्रोसेस जो है मैं उसके लिए एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम लोग थोड़े हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का देखते हैं कि मैं दो क्लेम्स को यहाँ पे रखना चाहूँगा। पहला ये क्लेम है कि ये जो आर्ग्यूमेंट बोला जाता है कि बुद्ध भी विष्णु का अवतार है इसलिए बोध गया भी हिंदुओं की आदि है। अच्छा। ये एक आर्ग्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है आगे के साइड की तरफ से। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि महंत जो वहाँ पे है उन्होंने इतने सालों से कब्जा करके रखा है इसलिए उनकी प्रोप्राइटरी राइट है उसके ऊपर। ये दोनों आर्गुमेंट गलत है। ओके। पहला इसलिए और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के कि जो हमारे पिलग्रिम थे ह्यूआन सांग जिसके बारे में हमने सबने पढ़ा होगा उन्होंने क्लियरली लिखा है जब वो यहाँ पे यात्रा कर रहे थे कि ये जो साइट है ये हमेशा से बौद्धों की रही है। सम्राट अशोक जी जिन्होंने महाबोधि टेम्पल का निर्माण किया। राइट। एंड ऑफ कोर्स हमको पता है कि बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन हुआ इंडिया में इसके लिए टेक ओवर हुआ। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट हमेशा से बोला जाता है कि ये बुद्ध एक विष्णु का अवतार है वो गलत है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ह्यूआन सांग के जो नोट्स थे चाइनीज में लिखे हुए उसके बेसिस पे जो इंडिया में खोज की आर्कियोलॉजिकल खोज की बुद्धिस्ट साइट्स की उसकी वजह से हमें आज जो महाबोधि विहार हमें मिल रहा है उनकी देन है। काफी कुछ साइट्स मिले जी। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने जो अभी रिसर्च किया है तो जो बुक है अलेक्जेंडर कनिंघम की जो आपकी अभी स्लाइड्स पे भी दिख रही है उसमें चैप्टर 6, 7, 10 और 14 में ये पर्टिकुलर रेफरेंस को वो खारिज करता है। अच्छा, उन्होंने खारिज किया है जी। तो चैप्टर अभी 16 में ये क्लियरली वो कार्व आउट करते हैं कि वो पर्टिकुलर साइट जब वो एक्सकेवेशन करके प्रिजर्वेशन कर रहे थे 1870s में तब वो ब्राह्मणों के हाथ में थी पूरी तरह से। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी हमें रखना चाहिए कि लीगल कंट्रोवर्सी क्या है और लीगल क्वेश्चन क्या है, मैं उसके ऊपर अभी आता हूँ। लेकिन जो चोरी हो रही है हमारे आर्टिफैक्ट्स की, बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स की और हेरिटेज की, वो कुछ नई बात नहीं है। ओके। ये आर्टिफैक्ट्स की चोरी पूरे इंडिया में जो भी कन्वर्जन किया गया है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज का हिंदू मोनास्ट्रीज में या किसी और रिलीजन के मोनास्ट्रीज में, ये तो सच सबको पता ही है। लेकिन कनिंघम साहब जब 1870s और 1890s में लिखते हैं अपने रिसर्च के बारे में, वो ये बोलते हैं कि ये जो ब्राह्मणिकल मोनास्ट्री वहाँ पे बनाई गई है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स को चुरा के अपने कंपाउंड में रखा है। ओके जी। तो अभी जो मैं अभी शेयर कर ये जो स्लाइड है अभी जो शेयर हुई है स्क्रीन पे वो आप उस पर पढ़ पाएंगे कि
इवन इफ जो मूर्ति है अभी जो करंट भगवान बुद्ध की जो अंदर के गर्भगृह में रखी गई है, हाँ। वो एक ब्राह्मण के एंक्लोजर में थी, घर के अंदर रखी गई थी। अच्छा जी। ओके। सो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है Yes. कि जो चोरी और अप्रोप्रिएशन हो रहा है ये कनिंघम खुद लिखते हैं। खुद लिखते हैं उनके बुक में। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड। एंड जो इस पर्टिकुलर साइड में बोला गया कि जो 5.5 फीट की मूर्ति है जो अभी विराजमान है गर्भगृह में, Right. वो मूर्ति एक्चुअली उनको मिली ब्राह्मणिकल मोनास्ट्री में जो उस जमाने में महाबोधि के कॉम्प्लेक्स के अंदर था। ओके। सो उन्होंने ब्रिटिशों ने उसको निकाल के फिर आज जहाँ पे वो स्थापित है वहाँ पे उसको स्थापित किया। ओके। जी। सो ये कुछ फोटोज में हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के दिखाना चाहूँगा कि ये फोटो है 1880 की, आप देख पाएंगे। और अगर आप इसमें जूम भी करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली जो एस्टैब्लिश किया है गया है। हाँ हाँ। और ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी कि बुद्ध की मूर्ति उन्होंने ब्राह्मणिकल एरिया से निकाल के मोनास्ट्री से निकाल के अंदर इसमें की है। ओके। जी। और ये भी जो एंशिएंट साइट है 1880s की ये फोटो है, अभी मैं ये शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। जी। हाँ। और ये फाइनल है 1877 की जो फोटो है आर्चेस ऑफ द ग्रेट टेम्पल, ये जो फोटो मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो एक्चुअल महाबोधि का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक रिनोवेट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाहर में जो करंट कंस्ट्रक्शन है वो रिसेंट टाइम्स में किया गया है, वो उसके ऊपर एनक्रोचमेंट है। हाँ, काफी उसका कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस नहीं है। नहीं है। हाँ। जी। और इसलिए आप ये फोटो में भी देख पाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे कि जो अभी करंट सिचुएशन है और जो उसको बोलते हैं कि तारा देवी का टेम्पल है, 5 पांडवों का टेम्पल है, वो एंक्लोजर रिसेंट है, वो एंशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। राइट। अब मैं फाइनल एक मैप पे आता हूँ। मैप के अंदर आप देख पाएंगे कि सेंट्रल स्टेज में महाबोधि का एरिया है जिसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे बीच में ए और ए लिखा गया है। वो 2 मंदिर वहां पे अभी भी एग्जिस्टिंग है। राइट। लेकिन अगर आप वो मैप पे देखेंगे कि एक सो कॉल्ड जो स्ट्रक्चर्स में वो नहीं गिने जाते हैं, वो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स है। ये जो आसपास की जो भी मैप में जो बने हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स है वो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स है। और जो रिसेंट स्ट्रक्चर्स है उसकी बस डॉट 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 ऐसे करके आउटलाइन दी गई है कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द एंशिएंट स्ट्रक्चर्स। ओके। और जो विष्णु का अवतार है, ये इशू और आर्ग्यूमेंट पहले भी रेस किया गया था। अनागारिक धम्मपाल जिन्होंने ये मूवमेंट लड़ी कि बौद्धों के पास 100% हमारे कंट्रोल आना चाहिए, उन्होंने केस डाली थी वहाँ का जो गया के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। और इसका केस का टाइटल है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने एच धर्मपाल वर्सेस जयपाल गिर। जयपाल गिर जो है वहाँ के महंत है और वो खुद को शंकराचार्य के डिसेंडेंट मानते हैं। ओके। तो ये जो आर्ग्यूमेंट अभी आज हमारे सामने रखा जाता है कि विष्णु का अवतार है, वो 1895 में ही कोर्ट ने खारिज कर दिया। अच्छा, रिजेक्ट किया था उस समय ही। ओके। गया की कोर्ट ने उस समय ही कि इसका कोई अर्थ नहीं है, पहली बात, क्योंकि उन्होंने जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स निकाले और ये जो स्लाइड में अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें क्लियरली ये आर्ग्यू करते हैं वहाँ के जज कि बुद्धिस्ट महाबोधि टेम्पल जो है वो बहुत बार अप्रोप्रिएट किया गया है। मुसलमानों ने भी अटैक किया है। लेकिन 131 एडी के बाद में, ईस्वी की सन के बाद में, कनिंघम को ये बिलीव हुआ है कि ये पर्टिकुलर साइट ब्राह्मणों ने अप्रोप्रिएट की है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल टर्म के लिए। okay. कि ये साइट उनकी नहीं है, ना ही वो कोई विष्णु का अवतार है। और वो ये भी इसमें ये करते हैं कि जो रेफरेंस दिया गया है कि विष्णु का अवतार है, वो है एक राउंड स्टोन जो विष्णु के फीट है, उसको बोला जाता है। और बुद्ध पद है, यस, जिसको वो विष्णु पद के हिसाब से बोलते हैं। और ये भी उनका एनालिसिस में उस जमाने की जो जजमेंट है। और ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग टेम्पल्स है, ये मैंने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस निकाले हैं। 1895 में ये लीगल कंट्रोवर्सी पहले ही खत्म हो चुकी है कि जो तारा देवी, वागेश्वर देवी और सावित्री देवी के जो भी वो 5 पांडव का जो टेम्पल है, वो सारी की सारी मूर्तियां बुद्ध की मूर्तियां हैं। और इन लोगों ने जो अप्रोप्रिएट करके एग्जिस्टिंग आर्टिफैक्ट्स को कन्वर्ट किया है हिंदू आर्टिफैक्ट्स में, जबकि वो एक्चुअल बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स है। जी। मुझे ये लगता है कि ये आपने बहुत ही लीगल और वैलिड पॉइंट्स में बताए हैं। ये शायद हमारे दर्शकों के लिए भी नई जानकारी होगी कि 1895 में ही गया कोर्ट में मामला चला था और गया के कोर्ट ने
इस दलील को खारिज किया था कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। और लॉर्ड कनिंघम्स ने भी उनकी किताब में ये सारे जो दावे थे इसको भी खारिज कर दिया था। अब लीगल क्वेश्चन ये आता है कि महाबोधि महाविहार का जो वर्तमान का जो बीटी एक्ट के तहत इसका भी संचालन हो रहा है, तो अभी दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसा आपने कहा कि 10 साल से कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई जी। एक दो पिटिशंस जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हुई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दी थी। अब लीगल क्वेश्चन ये आता है, जैसे कि आपने यूनेस्को का जिक्र किया जी। तो यूनेस्को ने इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, तो ऐसे में इंटरनेशनल लॉ का क्या प्रेशर बन सकता है और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट कंपेल है उसके लिए? जी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही मैंने एक लीगल क्वेश्चन फ्रेम किया है। जो हमारी वकालत की पढ़ाई होती है, हमें जो सिखाया जाता है ऑक्सफोर्ड में, और मैं उसके पहले सोवास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में था, कि आपकी लीगल स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। राइट। हमारी लीगल स्ट्रेटेजी यही है कि जो ऑब्लिगेशन है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप नहीं बोल रहे हैं ना, हमारे बंते जी जो बैठे हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए, ये इंटरनेशनल लॉ बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन है इंडियन सरकार के ऊपर। ऑब्लिगेशन क्या है? द लीगल क्वेश्चन इज whether the past and current acts to damage and deliberately destroy Mahabodhi through illegal activities of theft and misappropriation violates international law. ओके। तो कन्वेंशंस होते हैं इंटरनेशनल लॉ में। मैं अभी इंटरनेशनल लॉ की क्लास तो नहीं लूंगा इसमें, लेकिन एक थोड़ा सिनॉप्सिस में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरनेशनल लॉ में कन्वेंशंस होते हैं और कॉन्वेनेंट्स होता है। Okay. कन्वेंशंस मतलब एक ट्रीटी होती है जिसके लिए सिग्नेटरीज और रेटिफिकेशंस हम बुलाते हैं मेंबर स्टेट्स को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर स्टेट्स है और यूएन के अंदर जो भी ट्रीटी ड्राफ्ट होती है, वो ट्रीटी भेजी जाती है मेंबर स्टेट्स को, और उनको बोला जाता है कि आपको हम प्रस्तावना रख रहे हैं कि आप इसको साइन करिए। एक होता है सिग्नेटरी और एक होता है रेटिफिकेशन। सिग्नेटरी मतलब बस आप साइन कर रहे हैं ट्रीटी को, बोल रहे हैं कि ये हमारे ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है। लेकिन रेटिफिकेशन जो होता है वो आप ये बोल रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल लॉ में, कि ये पर्टिकुलर ट्रीटी हमारे ऊपर बाइंडिंग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1977 में ही एक ट्रीटी को रेटिफाई किया है। ओके, तो दिस इज ग्रेट। तो 1977 से लेके आज तक हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है इंडियन सरकार के ऊपर कि जो भी इंटरनेशनल लॉ की ट्रीटी में लिखा गया है वो बाइंडिंग है और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें। अब क्या लिखा गया है? आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 जो है उस पर्टिकुलर ट्रीटी के, यूएन वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के, वो ये बोलता है ड्यूटी ऑफ इंश्योरिंग द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, प्रेजेंटेशन एंड ट्रांसमिशन टू फ्यूचर जनरेशंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। राइट। और आर्टिकल 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बोलता है इंश्योर दैट इफेक्टिव एंड एक्टिव मेजर्स आर टेकन फॉर प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। और ये भी आर्टिकल की ट्रीटी के आर्टिकल में ये लिखा गया है कि चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस लीडिंग टू deterioration or disappearance of any item of cultural heritage constitutes harmful impoverishment of the heritage for all over the world. So obligation क्या है? अभी इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्टिकल 5 ये बोलता है कि ऑब्लिगेशन कोई भी सरकार के ऊपर जिसने उसको रेटिफाई किया है, जो हमने 1977 में रेटिफाई किया है, वो ये है कि कोई भी सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल कंडीशन जो है आपके समाज की, उसमें चेंजेस भी आ जाए, लेकिन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो पर्टिकुलर कल्चरल हेरिटेज साइट को आप डिटेरिएट ना होने दें। राइट। आप उस पर्टिकुलर कल्चरल साइट का डिस्ट्रक्शन ना होने दें। और अगर वो डिस्ट्रक्शन होता है तो बस वो देश का डिस्ट्रक्शन नहीं है, ग्लोबल डिस्ट्रक्शन माना जाता है। ग्लोबल डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये साइट बस बौद्धों की ही नहीं, मैं बोलता हूँ ये पूरे विश्व की साइट है, विश्व की धरोहर है ये। एक कल्चरल हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत डिफिकल्ट होता है आइडेंटिटी मिलने। जी, अभी नेक्स्ट साइड पे जाते हैं। और आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू कहा गया है, ये मैंने अपसर्ड यहाँ से उठाया है यूनेस्को की वेबसाइट से, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि महाबोधि बौद्ध गया टेम्पल बुद्धिस्ट साइट है। आप यही जानिए 2002 में जब रिकग्निशन हुआ था, और आप कहीं भी यूनेस्को के वेबसाइट पे कितने भी आप कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, मैंने पूरा रिसर्च करके मैं ये बोल रहा हूँ, कहीं भी हिंदू वर्ड का यूज नहीं हुआ है। सो जो इंटरनेशनल लॉ में रिकग्निशन है महाबोधि टेम्पल का, वो एज अ बुद्धिस्ट साइट है, यस। हिंदू साइट बिल्कुल भी नहीं है। जी। सो नेक्स्ट साइड में एक मैं चीज बोलना चाहूंगा कि एक स्टेट ऑफ कंजर्वेशन रिपोर्ट्स होती है। सर, ये पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमारे इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हर 2 साल में ये आप रिपोर्ट सबमिट करें इंटरनेशनल बॉडीज को कि स्टेट ऑफ कंजर्वेशन क्या है। वो रिपोर्ट
हमेशा से सबमिट करती हुई हमारी सरकार करती हुई आई है, लेकिन 2014 के बाद में एक बार भी वो स्टेट ऑफ कंजर्वेशन रिपोर्ट हमने सबमिट नहीं की है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 2014 में क्या हुआ था, पूरे देश को पता है 2014 में क्या हुआ था। तो अभी 10 साल में हमने एक बार भी स्टेट ऑफ कंजर्वेशन रिपोर्ट ऑफ महाबोधि अभी तक हमने नहीं दी है। स्टेट ऑफ कंजर्वेशन सर रिपोर्ट में इंटरनेशनल लॉ में हमारे पास जो ऑब्लिगेशन है, हम लोग को ये बताना पड़ता है इंटरनेशनल बॉडी को कि हमने वो साइट को प्रिजर्वेशन कैसे किया है, क्या उसके जो आर्टिफैक्ट्स है जो अभी मुद्दे पे आता हो उसको हम लोग प्रिजर्व बराबर कर रहे हैं क्या, और जो एग्जिस्टिंग सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस है उसके वजह से तो कोई हार्म नहीं है इस पर्टिकुलर साइट को। राइट, ये आपने बहुत अच्छा बात बताया कि हिंदू वर्ड का कई इस्तेमाल वहाँ पे नहीं हुआ है, मतलब इंटरनेशनल लॉ में या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संदर्भ में जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन कहा है। और बुद्धिज़्म का ही बात हुई क्योंकि बुद्धिस्ट साइट है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन अब इसके लीगल वैलिड पॉइंट क्या हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटीशन थी, 10 साल से उस पर सुनवाई नहीं हुई, अब फिर से उन्होंने कहा कि इसे सुनवाई के लिए लाया जाए, और जो PIL दाखिल हुई थी वो डिसमिस भी हुई थी। तो अब आगे इसको क्या रिट पिटीशन अलग अलग लोग दाखिल कर सकते हैं, या रिट पिटीशन दाखिल करने के बाद में उसको किस तरह से फॉलो अप किया जाना चाहिए? जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर फॉलो अप का। पर उसके पहले मैं एक्चुअली एविडेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन हम थोड़ा दिखा देंगे हमारे दर्शकों को कि जो अभी वीडियोग्राफिक एविडेंस आया है रिसेंट टाइम में, तब से आंदोलन शुरू हुआ उसके पहले से भी। सो मैं अभी आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो और जो एविडेंस हमने प्रोवाइड किया है वो दिखा दीजिए। ते 5 पांडव, हाँ, ये माता द्रौपदी हैं, हाँ जी, ये माता कुंती हैं, हाँ जी, ये नकुल हैं, ये सहदेव हैं, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये भीमसेन हैं, ये अर्जुन जी हैं, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। अच्छा, तथागत बुद्ध पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। बनते जी वो बुद्ध की फोटो पूरी दुनिया कोई भी देख सकती है। इन्हीं को पांडव बना लिया, इन्हीं को 5 पांडव बना रहे हैं कहानी बना के पिछले कई दशकों से। कब्जा ये करके रखा है इन लोगों ने, ये कब्जा तो मुक्त कराना है मूल निवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए। देश के मूल निवासियों से जो आज SC ST OBC के रूप में जाने जाते हैं, या जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनका भी इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वज बौद्ध थे, पूरा भारत बौद्धमय था सम्राट अशोक के टाइम पर। तो ये सारी मूर्तियां तथागत बुद्ध की मूर्ति या उनके जो शिष्य रहे हैं उनकी मूर्तियां हैं, और इसको किस तरह स्वरूप ये बदल कर ये कपड़े पहनाकर और जिस तरह प्रेषित करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये पूरी तरीके से अवैध है और इतिहास के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मैं तो निवेदन करूंगा कि भारत की सरकार तुरंत कार्रवाई करे, बिहार की सरकार तुरंत BT एक्ट को 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपीट करे, और इस पूरे महाबोधि टेम्पल में उसके आसपास जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए उन निर्माण को तुरंत हटाया जाए, और ये पूरा संचालन महाबोधि टेम्पल का बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए। ये देखिए, ये है बौद्ध स्तूप, यहाँ ये बौद्ध स्तूप है, और इसके बगल में ये देखिए, ये श्री राम जी की मूर्ति आपको दिखाई दे रहा है। अब आप सवाल ये है कि बुद्धिस्ट पैलेस में, बुद्धिस्ट तीर्थ स्थल पर श्री राम जी क्या कर रहे हैं। अगर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब खुदाई करवाया, इसकी पहचान किया, तो अगर उस समय अगर खुदाई से ये निकलता, तो ये देखिए किस तरीके से लगभग इसकी बनावट जो है हार्ड प्लास्टिक लग रही है। ये इसकी बनावट और इसकी बनावट में जो मटेरियल लगा हुआ है इसमें बिल्कुल अंतर। ये दिख रहा है कि आधुनिक दौर का है, आधुनिक समय का बनाया हुआ है, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक लग रहा है, और ये जो है उस समय जिस मटेरियल से बना होगा वो ये है। तो हमने अभी देखा कि इस वीडियोस में ये हमने 2-3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ें ये है कि बुद्ध की मूर्तियों को इन्होंने पूरा कवर करके ये बोल रहे कि ये 5 पांडव है, इनकी देवियां है, जो गलत बात है। ये पर्टिकुलर अप्रोप्रिएशन है और डिस्ट्रक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, जो शिवलिंग बैठाया गया है उस रूम में, तो अगर आप महाबोधि टेम्पल के अंदर जाएंगे, जो मेन एंट्रेंस है, तो महाबोधि का जो एंट्रेंस है मेन टेम्पल का, वो तो आपके सामने होता है, पर लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आप जैसे चलते जाते हैं, वहाँ पे 3 रूम्स है। वो तीनों रूम में सारे बुद्ध की मूर्तियों को इन्होंने ये बोला जाता है कि ऑल ऑफ दीज आर हिंदू डेटीज, हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस है करके। और मेरा यही बोलना है कि उस पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उन्होंने जो अभी शिवलिंग बैठाया है, काफी लोग बोलते कि बहुत पहले से भी था, लेकिन जो कुछ भी इशू है इसमें,
वो इस पर्टिकुलर साइड में इसको शिव का टेम्पल नहीं बना सकते। शिवलिंग बैठाना, और हमारा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि हिंदुओं ने अपना धर्म फॉलो नहीं करना चाहिए, आप करिए डेफिनेटली, लेकिन आर्ग्यूमेंट हमारा ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर हिंदू टेम्पल में कोई बुद्ध की मूर्ति जाके बैठा दे, राइट, तो वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल। अगर कोई मुसलमान है, वो नमाज पढ़ रहे हैं किसी भी मस्जिद में जाके, वहां पे हम लोग हिंदू या बुद्धिस्ट की कोई मूर्ति या कुछ भी पूजा पाठ करने लग जाए, वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसलिए सर आपका जो मेन क्वेश्चन था कि लीगल स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो मैंने जो लीगल स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई है वो मल्टी प्रोंग्ड लीगल स्ट्रैटेजी बनाई है। ओके, सो मल्टी प्रोंग्ड लीगल स्ट्रैटेजी ये है कि हमें इसको अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा। बस रिट पिटिशन डाल के काम नहीं होगा। यस। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में और अभी यूके और न्यूजीलैंड में भी मैं काम कर रहा हूँ, उसमें ये निकल के आता है कि बस लीगल आउटकम से ही काम नहीं होगा। बहुत बार मुझे बोला गया कि असंग ये जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ आउटकम तो होता नहीं है, ये प्रोटेस्ट करेंगे। अभी तो मुझे ये भी पता चला कि ये प्रोटेस्टर्स को उन्होंने वहां से हटा के 2 किलोमीटर दूर जगह दी है। मेरा यही बोलना है कि प्रोटेस्टर्स मस्ट कंटिन्यू एट द ग्रास रूट, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। लेकिन एक 3 स्ट्रैटेजीज जो लीगली हम लोग अपना सकते हैं, और ये स्लाइड पे मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो है कि एक रिट पिटिशन डाले, PIL नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने पहले डाल के रखी है, इसमें लोकस स्टैंडाई हम हमारे लीगल टर्म में बोलते हैं कि जरूरत नहीं पड़ती। आप जनहित में एक पिटिशन डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो अभी फिलहाल आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के सामने काफी ज्यादा उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। रिट पिटिशन जो हम लोग डालेंगे वो अभी अब लीगल स्ट्रेटेजी बन रही है और हम अभी उस प्रोसेस में भी है। Exactly. लेकिन रिट पिटिशन विल बी पुट बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे राइट्स का वायलेशन इलीगल एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, इसके लिए डालना पड़ेगा। और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दी 1949 एक्ट, उसके बारे में आता हूँ। सेकेंड इशू ये है कि हमें कंप्लेंट डालनी पड़ेगी सर BTMC के अगेंस्ट एंड ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कि उनके नाक के नीचे और उनके सुपरविजन में और एडमिनिस्ट्रेशन में ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने कैसे करने दिया। क्योंकि ये बस 1949 एक्ट की बात ही नहीं है, ये मेरी लीगल स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से। ये भी बात इंटरनेशनल लॉ की भी है कि आप एक्चुअली जो धरोहर है हमारी बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है वो आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है वो BTMC ऑफिशियल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर हो रहा है। इसको हमें चैलेंज करना है। सो ये जो कंप्लेंट जाएगी ये कल्चरल मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की जो गवर्नमेंट है उनके सामने जाएगी। ये सेकंड स्ट्रैटेजी होगी सर। थर्ड स्ट्रैटेजी है कि फाइल रिप्रेजेंटेशन बिफोर यूनेस्को। तो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है जो इसका कंप्लायंस देखती है कि हमने तो 2002 में महाबोधि को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया, लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा है उसका कंप्लायंस का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को देखती है। सो अभी हमारे हम ड्राफ्ट बन रहा है अभी एंड इट्स अंडर द प्रोसेस, और हम चाहते जितनी ज्यादा सिग्नेटरीज हमें मिले वो हम सिग्नेचर्स लेके वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन डालेंगे यूनेस्को के सामने कि आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपने जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर उसको नामांकित किया है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और अभी आता है कि वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को मैं भी डील करता हूँ, पॉइंटेड एस्पेक्ट से कैसे वॉलेशन होता है। बिकॉज काफी ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि बोलने के लिए काफी अच्छा है कि इंटरनेशनल लॉ का वॉलेशन हो गया, लेकिन डिटेल्स में आप नहीं जाते। तो डिटेल ये है कि फर्स्ट पॉइंट इज अप्रोप्रिएटिंग बुद्धिस्ट हेरिटेज एज अ हिंदू टेम्पल, वो वॉलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। बुद्धा स्टैच्यूज को आप हिंदू पांडव और देवी बोलना वो भी वॉलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका। फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट बुद्धा स्टैच्यूज जिसके उसके रिमूवल के साथ में प्रीमाइसेस से, वो भी एक वॉलेशन है, सबसे बड़ा वॉलेशन है। क्योंकि आप बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने की वजह से महाबोधि टेम्पल में जो भी आर्टिफैक्ट्स है उसको बस आर्कियोलॉजिकल सर्वे को नोट डाउन करके उसको प्रिजर्व करना होता है। आप उसको ऐसे अप्रोप्रिएट करके वस्त्र पहना के ये नहीं बोल सकते कि वो अभी हमारे हिंदू देवी देवताएं हो गए हैं। और फाइनली इंस्टॉलिंग शिवलिंग इन अ रूम इज itself वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये सब वायलेशन इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ये बोलता है कि आपको हेरिटेज मेंटेन करनी है, प्रिजर्व करके रखनी है। अगर कोई और आके कब्जा कर रहा है तो आप उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लीजिए, आप उनके अगेंस्ट प्रॉपर पिनल कोड के अंदर एक्शन लीजिए, लेकिन आप उनको कंटिन्यू वो करने दे नहीं सकते। और एक फाइनल पॉइंट है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है
कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग प्रोसेस होती है यूनेस्को की, अभी वो स्लाइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग प्रोसेस में पिटिशन डालने के बाद में यूनेस्को के सामने हम उनको ये बोलेंगे कि आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यूनेस्को का भेजिए और आप खुद देखिए कि इन लोगों ने जो अप्रोप्रिएशन और टेक ओवर किया है वो कैसा इलीगल है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग प्रोसेस का एक ही काम होता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इंटरनेशनल बॉडी को देखना पड़ता है। जी, तो आपने जैसा मैं देख रहा था, सुन रहा था आपको कि आपने कहा कि इंटरनेशनल लॉ बहुत स्ट्रांग है और इंटरनेशनल लॉ पे हम पिटिशन दायर करेंगे, आप उसका प्रोसेस में है पिटिशन बनाने के, थाउजेंड्स लैक्स लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे या सिग्नेटरीज बनेंगे। लेकिन दिक्कत भारत के अंदर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसा हमने देखा कि पिछले 10 साल से पिटिशन अभी तक सुनवाई के लिए नहीं आई है। जी, तो ऐसे इस मतलब ये माहौल में आप किस तरह से इसे देखते हैं कि हम अगर पिटिशन अगर दायर करेंगे तो वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आए? जी सर। सो दो लीगल स्ट्रैटेजी जो 2012 की केस में, वो तो मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कौन सी लीगल स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन जो हमें सिखाया जाता है हमारी वकालत में कि आपको एक प्रोएक्टिव लीगल अप्रोच अपनाने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी केस हो, उस हिसाब से आपको कॉन्स्टेंटली वो मैटर बेंच के सामने लाके उसकी अकाउंटेबिलिटी बेंच से लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने सही बोला कि हम लोग ने नए पिटिशन अभी हमने डाल दिया तो वो पहले से क्या डिफरेंट होगा? वो ये डिफरेंट होगा पहले कि हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया ने अभी तक अपने इंटरनेशनल लॉ का जो ऑब्लिगेशन है उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉ पास नहीं किया है। लेकिन अभी वो स्लाइड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे इंटरनेशनल लॉ में मोनिस्ट और डुअलिस्ट सिस्टम होता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस जो हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई थी, इंडियन लॉ में वैक्यूम था सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जब तक इंडियन लॉ का वैक्यूम हम लोग फिल नहीं करते हैं तब तक हम लोग ये गाइडलाइंस हमारे पावर के अंदर बना सकते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। हमारा प्ली जो रहेगा सुप्रीम कोर्ट को कि जब तक इंडियन सरकार इसके ऊपर लॉ बनाती है सेपरेट, तब तक आप खुद गाइडलाइंस दीजिए कि ये टेक ओवर बंद हो और ये जो स्टील और थेफ्ट जो अभी ब्रॉड डे लाइट में चल रही है वो बंद हो सर। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि आर्टिकल 25 जो है, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, अभी जो कुछ भी महाबोधि में हो रहा है वो बौद्धों को अपना जो फंडामेंटल राइट है उसको स्टॉप करने के लिए हो रहा है। और जो लीगल स्ट्रेटेजी है वो ऐसी रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिट पिटिशन को हमें एडमिट करवाना होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में वी विल नॉट सिट क्वाइटली फॉर 10 years। राइट। उस पर्टिकुलर केस से मुझे पता नहीं कि लॉ की कौन सी लॉयर्स की टीम थी, लेकिन अगर हम अभी ये सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन डालता है सो कांस्टेंट अकाउंटेबिलिटी और कांस्टेंट फॉलो अप करने की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली। तो एक बार हम लोग वो करते हैं तो उससे आउटकम जो आएगा वो ये होगा कि जल्द से जल्द हमें सुप्रीम कोर्ट से जो भी आउटकम आएगा वो मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कांस्टेंट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है और लीगल एक्सपर्ट्स की टीम भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट जो है बिहार सरकार ने बनाया, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो उस एक्ट को निरस्त कर दे, और क्या बिहार सरकार भी फिर नया एक्ट बना के रिपील कर सकते हैं इसको? जी बिल्कुल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पर्टिकुलर 1949 का जो एक्ट है उसको चेंज कर दे कम्प्लीटली और अपना नेशनल लेजिस्लेशन लाए। अगर आप यूनेस्को के खुद के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, उनका जब रिव्यू 2014 तक होता था, 14 तक होता था, उन्होंने ये भी हाईलाइट बहुत बार किया है सरकार के पास में कि 1949 का एक्ट एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है कंजर्वेशन में। और उनको रिकमेंडेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है सरकार को कि आप एक नेशनल लेजिस्लेशन लाए जिसकी वजह से हम इसको प्रॉपरली महाबोधि को रिकमेंडेशन दिया है सर। अच्छा। और आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन जो उन्होंने दिया है सर। ओके जी। तो ये रिकमेंडेशन के आधार पर आपको जो लीगल पॉइंट आपने पूछा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास में कोई भी स्टेट लॉ को वो चेंज करके अपना खुद का लॉ ला सकती है और बिहार गवर्नमेंट खुद भी ये कर सकती है। बिहार तो कर सकती है जी। और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या ये कर सकता है? जी, तो सुप्रीम कोर्ट का इशू ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आप एक पर्टिकुलर लॉ बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट कर सकता है कि ये जो लीगल वैक्यूम है अभी, जो इंटरनेशनल लॉ को आप ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, अभी तक आपने उसको ऊपर लेजिस्लेट नहीं किया है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता पार्लियामेंट को कि आप नया लॉ लाए, जैसा राम मंदिर के केस में उन्होंने किया। जी। तो उस राम मंदिर का केस अगर हम अब देखते हैं
तो उन्होंने वो जो लीगल कंट्रोवर्सी थी वो ये कंट्रोवर्सी थी कि अब जब बाबरी मस्जिद का डिस्ट्रक्शन हो गया है तो उसके ऊपर राइट्स किसके ऊपर होना चाहिए। वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लमैटिक जजमेंट है मेरे हिसाब से, हाँ, exactly. बहुत डिफरेंट पॉइंट्स पे। हाँ। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती है सरकार को कि नया लॉ बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे सकती है कि बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। कैसे किया जाए। जी, वो हमारी पहल रहेगी। हमारी पहल यही रहेगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है और हमारा जो इंटरनेशनल लॉ में जो राइट है बौद्धों का, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। बिकॉज सरकार को डायरेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सरकार को सच में हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और ये इलीगल एक्टिविटीज जो चल रही है, तो इलीगल एक्टिविटीज क्या है? अप्रोप्रिएटिंग एंड एंक्रोचिंग अपॉन एन एंशिएंट टेम्पल, राइट। 1949 एक्ट परमिट्स है। तो अभी मैं दो शब्द में बोलता हूँ कि 1949 एक्ट कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 25 के अंदर आर्ग्यूमेंट काफी अच्छे से बनता है कि आप बौद्धों को 100% एक्सेस नहीं दे रहे हो उस पर्टिकुलर टेम्पल के मैनेजमेंट में, लेकिन it is illegal to allow other religions from encroaching upon an ancient Buddhist site. ओके। Other religions क्यों illegal है कि आप उस पर्टिकुलर साइट को अप्रोप्रिएट करें। और फिजिकल डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है स्टैच्यूज का, और लोग बोल रहे हैं अरे मूर्ति तो किसने तोड़ी नहीं। फिजिकल डिस्ट्रक्शन कंस्टिट्यूट होने के लिए उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने उसको एंक्रोच करके अप्रोप्रिएट कर लिया, वो भी एक डिस्ट्रक्शन ही है जो वॉयलेशन है लॉ का। जी, और प्रिटेक्स क्या है? प्रिटेक्स उनका ये है कि विष्णु का अवतार है बुद्ध। 1895 में ही कोर्ट ने ये बोल दिया। और सेकंड इशू ये है कि वहां पे बुद्ध की पूजा नहीं होती है। जो 5 पांडवों का टेम्पल है वहां पे पांडवों की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है, उनके देवी देवता, हिंदुओं की देवी देवताओं की पूजा होती है, बुद्ध की पूजा नहीं होती है। तो ये जो प्रिटेक्स बोलते हैं कि हम तो बुद्ध का हमारे ही है और विष्णु का अवतार है, ये गलत है। ये गलत है। लेकिन एक बात मैंने और एक देखी है, मैं जब बोध गया जाता हूँ तो आज जैसा आपने कहा कि जो बुद्ध का टेम्पल का जो प्रीमाइसेस है वहाँ तो वो मैनिपुलेशन काफी हो रहा है। बड़े पैमाने पे बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर्स है या फिर मूर्तियां हैं उनको खंडित किया जाता है या फिर उसको विडंबना की जाती है। लेकिन उसके बाहर में भी काफी बड़े पैमाने पे हम देखते हैं कि एक जगन्नाथ टेम्पल बन गया है, वहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं, वहाँ पे पिंडदान और बाकी सारी बातें होती है। तो क्या यूनेस्को के अंतर्गत ये भी वायलेट नहीं करता है लॉ को? जी सर, तो यूनेस्को ने एक बफर जोन बनाने की बात रखी थी। और डायरेक्शन भी दिया था। इट वाज अ डायरेक्शन टू द बिहार गवर्नमेंट कि आप एक बफर जोन बनाए। अभी तक वो बफर जोन बनाया नहीं गया। बड़े टेम्पल बन गए वहाँ पे, बन गए वहाँ पे। तो हमें समझना चाहिए कि शंकराचार्य जब पूरे देश में घुमा वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट को। राइट। शंकराचार्य का जो भी व्यवहार था और जो भी अपोजिशन था वो बुद्ध धर्म को था। तो जगन्नाथ टेम्पल वहाँ पे बनना, और गिर ये जो है जो महंत वहाँ पे अभी भी है, गिर फैमिली से, वो खुद को शंकराचार्य के डिसेंडेंट मानते हैं। जी, तो ये आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली हम बना सकते हैं कि आसपास का भी जो भी हेरिटेज साइट है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है और आप उसको अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन हम अभी लीगल स्ट्रेटेजी में ये करेंगे कि पहले अभी आखिरी स्लाइड में दिखा रहा हूँ इसकी कि रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सामने। राइट। और उनको बोलेंगे कि आपका जो रिकग्निशन है वो खतरे में। आपने जो महाबोधि को रिकग्नाइज किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ कोर्स पहले तो बौद्धों की है पर ये विश्व धरोहर भी है और हेरिटेज है। जब उसका क्लियर वॉयलेशन है तो उन्होंने इंटरवीन करके डायरेक्शंस देनी चाहिए कि आप इंटरनेशनल लॉ का कंप्लायंस नहीं कर रहे। सर, सेकंड थिंग इज कि रिट पिटिशन का जो अभी हम लोग ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उसमें हम लोग यही हमारे मिस्टेक्स जो हमने किए 2012 से अब तक उस we'll learn from them, रेक्टिफाई करेंगे। बिल्कुल। because what is important is प्रोएक्टिव अप्रोच रखना और कांस्टेंट फॉलो अप रखना। बिल्कुल। एक बात जो मैंने देखी है बहुत इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर जो है मैक्सिमम सवर्ण जो होते हैं या जिसे ब्राह्मण हम कहें वही ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। रेस्ट ऑफ द हिंदूज का उतना कोई उसमें रोल नहीं होता है। तो ये जैसा आपने शंकराचार्य का बात उठाई है, तो ये सदियों से शायद ये होते आ रहा है। और जितने भी सारे टेम्पल्स भारत के अंदर में है, चाहे जगन्नाथपुरी का टेम्पल हो या फिर आप आंध्रा में जाएंगे तो
तिरुपति का, तिरुपति, जी। सबरीमला श्राइन है, जी। तो काफी सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे अभी भी जो है इवन एक वीरा देवी का टेम्पल जो महाराष्ट्र में है, जी। वहाँ आपके बुद्ध की इमेजेस मिल जाएगी। पंढरपुर भी बोलते हैं काफी। पंढरपुर के बारे में भी काफी टेम्पल्स है, तो लेकिन खैर वहाँ पे तो हम लोग नहीं अभी तक पहुंच पाए, लेकिन एटलीस्ट बोध गया का जो मसला है, क्योंकि वहाँ पे संबोधि प्राप्त हुई थी भगवान बुद्ध को, जी। तो किस तरह से देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द हिंदूज एंड सवर्ण, जी। तो ये केवल एक सवर्ण वर्सेस बुद्धिस्ट इतना ही मामला है, हिंदू शायद उसमें नहीं है। राइट सर, सो डेफिनेटली इसमें जो सवर्ण का कब्जा है उसके पर्टिकुलर जो महंत है और ब्राह्मण है स्पेशली, उन्होंने जो महाबोधि को अप्रोप्रिएट किया है वो काफी कारणों की वजह से किया है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पता है कि बुद्धिज्म अगर बढ़ेगा इंडिया में और अगर भारत बुद्धमय होगा तो सबसे पहले जो उस काल में बुद्ध ने किया था वो इस काल में भी उनके साथ हो सकता है, उनका पतन होगा। जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अदर टेम्पल्स का भी हम लोग जिक्र करते हैं कि भारत में इतनी सारी डिफरेंट विरासत है, लेकिन महाबोधि में जो रिकॉर्ड्स है वो हम देख पा रहे हैं, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है अवेलेबल है कि बुद्ध के टाइम से ही उस पर्टिकुलर जगह का हमें रेफरेंस मिलता है हमेशा से। राइट। सो बाकी का कोई भी आर्गुमेंट कर सकता है कि नहीं आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन फाहेन से लेके ह्यूआनसांग से लेके जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में भी मिला है, और स्पेशली वज्रासन की मैं बात करता हूँ जो सम्राट अशोक ने बनाया था, वहाँ पे साक्यों का खुद का भी एक मॉन्यूमेंट था, क्योंकि 200 साल बाद अशोक हुए बुद्ध के, तो उनको कैसे पता चला कि वही जगह है? क्योंकि बुद्ध के बाद में भी जितने भी राजा थे उन्होंने उसी पर्टिकुलर प्लेस पे बना के रखा है। रीजन इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसलिए भी मिला है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आज के टाइम तक 2000 साल तक कोई भी इतना बड़ा टेम्पल इतने अच्छे कंडीशन में नहीं रहा exactly. और उसका जो रेलेवेंस हमें मिलता है और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बनते हैं उसके वजह से। और एक फाइनल एडवोकेसी का मैं पॉइंट रखना चाहूँगा यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में स्पेशल प्रोसीजर मैंडेट होता है, यूएन में उसको स्पेशल रैपोर्टोर बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड है। तो स्पेशल रैपोर्टोर के पास में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पावर होता है इंडियन गवर्नमेंट को या कोई भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन भेजने का। ओके। अभी हमारी पहल चल रही है और हम उस पर एक्टिवली काम भी कर रहे हैं कि जो स्पेशल रैपोर्टर इन द फील्ड ऑफ कल्चरल राइट्स है, जिसके अंदर यूनेस्को का ये पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मुद्दा आता है, और यूएन स्पेशल रैपोर्टर ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ जो मेरे खुद ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर है, उनको भी पिटीशन हम अभी कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। क्योंकि अगर उनसे कम्युनिकेशन आए तो एक इंटरनेशनल प्रेशर बनता है कि आपका जो भी ये चल रहा है टेक ओवर ऑफ बोध गया बाय हिंदूज वो बंद हो, क्योंकि अप्रोप्रिएशन से क्या होगा। और मैं एग्जांपल बाबरी का भी दे सकता हूँ कि ये धीरे धीरे इंक्रोच करता है। बाबरी मस्जिद में भी रामलल्ला को अंदर रखा गया, और मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन ये हमें अवॉइड करना है कि कोई भी पिंड या कोई भी हिंदू डेटी बोध गया के अंदर की जो गर्भगृह है हम बोलते हैं वहां पे रखा जाए, क्योंकि अभी उन्होंने एंक्रोचमेंट शुरू कर दिया है। वो एंक्रोचमेंट हम लोग कैसे रोक सके, इसके लिए इंटरनेशनल लॉ का और स्पेशली इंटरनेशनल मैकेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, आपने इंटरनेशनल लॉ मैकेनिज्म की बात कही। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जितने भी बुद्धिस्ट नेशंस हैं, चाहे हम लोग चाइना की बात करें, जापान की करें, थाईलैंड करें, लाओस करें, कंबोडिया करें, वियतनाम करें, क्या ये देश भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल सकते हैं कि ये जो बुद्धिस्ट साइट है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सबसे इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ समाधि प्राप्त हुई थी बुद्ध को, जैसा आपने कहा कि 2000 साल से वो एज इट इज स्ट्रक्चर वहाँ पे है। जी सर। तो क्या इसका भी प्रेशर बन सकता है? बिल्कुल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि ये जो धरोहर है वो इंटरनेशनल धरोहर है, और जो बिलीवर्स है वो बस इंडियंस नहीं है, exactly. इतने राष्ट्रों के हैं, और स्पेशली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उन्होंने करनी चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी लाना चाहिए कि आपके लीगल रिजिम के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। हमें सबको पता है कि थाईलैंड के जो राजा है बहुत बार बोध गया आ चुके हैं, जो आस्था है बौद्ध राष्ट्र की, उनके जो गवर्नमेंट के हेड है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मीटिंग होनी चाहिए और कमिटी बैठनी चाहिए जिसमें हर एक बुद्धिस्ट राष्ट्र के हेड हो, और उन्होंने ये पिटिशन करनी चाहिए कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम बीइंग टेकन ओवर बाय हिंदूज। बिल्कुल जी सर। तो ये बहुत अच्छी सार्थक चर्चा आज असंग के साथ हमारी हुई, और उन्होंने लीगल पॉइंट्स
समझाएं, इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस समझाया, साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ की सा बैंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर और किस तरह से हम कंसिस्टेंट अप्रोच करें, लीगल फॉलोअप करें तो इस केस में हम लीगली भी जीत सकते हैं और जो फाइट हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा आज गरमाया है इसे अब अंतिम लेवल तक ले जाने की आवश्यकता है और किसी भी तरह से सारे लीगल पॉइंट्स को समझ के, इंटरनेशनल लॉ को समझ के काफ़ी लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। असंग और उनकी टीम भी काफ़ी रिसर्च कर रही है कि किस तरह से इसको यूनेस्को में सबमिट किया जाए और उसके माध्यम से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर बने और जो इंटरनेशनल बाइंडिंग्स है, जो लॉज है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करे और ये हेरिटेज साइट जो है पूरी तरह से बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में हो, क्योंकि ये अकेले ऐसी साइट्स है आज भारत में कि जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। काफ़ी तो बाकी तो और साइट्स भी है, लेकिन ये बहुत हिस्टोरिकल साइट्स है और इसका लीगल बैटल काफ़ी समय से चल रहा है। तो असंग, आपने हमसे बातचीत की, हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सारे मोमेंट को समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक उपासक उपासिकाएं हैं और अभी एक इंग्लिश का भी वीडियो हम लोग लाने वाले हैं क्योंकि आपने जो बोला है कि इंटरनेशनल ऑडियंस के पास भी जाना चाहिए। यस यस। जो भी रेफरेंसेस मैंने इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में यूज़ किए इस वीडियो के लिंक में हम लोग उसको डाल देंगे। यस श्योर। कि जो भी कुछ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस मेरी प्रोप्राइटरी है। एग्जैक्टली, ये समाज का काम है, समाज का काम है, कोई कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट नहीं है उसके ऊपर। तो इसलिए आप वो बिल्कुल रिसर्च खुद करिए और कुछ भी रहा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।